नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस YouTube चैनल में। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत महानदी बेसिन हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने महानदी बेसिन की जो बेसिक जानकारियां हैं और जहां से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया। और मैंने बताया कि जो महानदी बेसिन है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है और दो भागों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा इसका अलग अलग किस प्रकार से विभाजन हुआ है उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ का मैदान। मैंने बताया था कि महानदी बेसिन को दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से थे ये दो भाग? तो एक तो था सीमांत उच्च भूमि, ठीक, सीमांत उच्च भूमि, सीमांत उच्च भूमि, ये था एक भाग। दूसरा भाग मैंने बताया था छत्तीसगढ़ का मैदान, या इसी को हम लोग महानदी का मैदान भी बोल सकते हैं, ठीक। और मूल रूप से इसी को हम धान का कटोरा भी बोल सकते हैं। तो अगर मैं मानचित्र में दिखाने की कोशिश करूं, ये जो बीच वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये मैंने बताया था छत्तीसगढ़ का मैदान अथवा महानदी का मैदान अथवा धान का कटोरा। और जो किनारे वाला जो भाग है इस तरफ यहां से लेके ऐसे जो गोल घेरा सा बना रहा है, इसको कहा जाता है सीमांत उच्च भूमि। इसका मैंने एक और नाम बताया था रिम लैंड, रिम लैंड, क्योंकि ये रिम की भांति छत्तीसगढ़ के मैदान के चारों ओर फैला हुआ है, ठीक। और ये उच्च भूमि है, सीमांत उच्च भूमि, ठीक। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान। इनका क्षेत्रफल अगर मैं बताऊं तो छत्तीसगढ़ के मैदान का क्षेत्रफल होगा 31,600 वर्ग किलोमीटर, ये भी ध्यान में रखेंगे। और सीमांत उच्च भूमि का मैंने क्या बताया था, 36,464 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो हमको पकड़ना क्या है आज, छत्तीसगढ़ के मैदान को। तो इसको देखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं होगा टॉपिक। हालांकि मैंने कोशिश किया था कि वीडियो जो है 2 पार्ट में ही आए, लेकिन अब जो है इसको मैं 3 पार्ट में कर दूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैदान को आज हम लोग पढ़ेंगे और अगले वाले लेक्चर में सीमांत उच्च भूमि। तो बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान की। तो सबसे पहले इसका विस्तार, तो विस्तार जान लेना कि ये मध्य वाले भाग में है। 3 संभाग इसके अंतर्गत आते हैं, रायपुर संभाग, दुर्ग संभाग और बिलासपुर संभाग। ये तीनों संभाग जहां एक दूसरे से आपस में मिलते हैं, तो वही वाला जो एरिया है वो इसके अंतर्गत आएगा। जैसे कि यहाँ पर रायपुर पूरा आ जाएगा, बलौदा बाजार आ जाएगा, बिलासपुर आ जाएगा, जांजगीर चांपा आ जाएगा, सक्ती आ जाएगा, कोरबा का भाग आ जाएगा, मुंगेली का भाग आ जाएगा, इधर अपना महासमुंद का भाग, थोड़ा बहुत इधर का जो सारंगढ़ बिलाईगढ़ का भाग, धमतरी का भाग, गरियाबंद का भाग, धमतरी का भाग, थोड़ा सा बालोद, फिर इधर दुर्ग, इधर बेमेतरा, इधर ये जो किनारे किनारे वाले जो भाग है ना, कबीर धाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, ये सारा एरिया जो है ये आ जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत, ठीक। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 31,600 वर्ग किलोमीटर, ठीक। ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान, धान का कटोरा या महानदी का मैदान। अब देखना, मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ के मैदान को फिर से 2 भागों में बांटा गया है। अभी हमने देखा कि महानदी बेसिन को 2 भागों में बांटा गया, छत्तीसगढ़ का मैदान बोला गया और सीमांत उच्च भूमि। वैसे ही इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है ये भाग, ये बस आप अपने जानकारी के लिए ध्यान रखना। पहला होगा रायगढ़ बिलासपुर का मैदान, रायगढ़ बिलासपुर का मैदान, या इसको बिलासपुर रायगढ़ का मैदान भी बोल सकते हो, ठीक। दूसरा है दुर्ग रायपुर का मैदान, दुर्ग रायपुर का मैदान। अब इसका जो विभाजन है, कल वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था थोड़ा सा, इसका विभाजन बड़ा ही सिंपल है। इधर जो बिलासपुर है, मुंगेली है, जांजगीर चांपा, सक्ती, कोरबा, ये और रायगढ़, ये वाला जो एरिया है ये रायगढ़ बिलासपुर के मैदान के अंतर्गत आएगा। उसके नीचे वाला भाग जिसमें रायपुर है, धमतरी है, महासमुंद है,
गरियाबंद है, बलौदा बाजार है, दुर्ग बेमेतरा वाला एरिया है, ये सारा जो है दुर्ग रायपुर के मैदान के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो ये एक विभाजन को ध्यान रखना, जो हमारे भूगोलवेत्ता है उन्होंने इस तरह का विभाजन कर रखा है। हम देखेंगे अब उप विभाग कि इसको कितने उप विभागों में विभाजित किया गया है। तो इसके उप विभागों की अगर हम बात करें तो पहला जो उप विभाग हमें देखने को मिलता है, इसके जो है टोटल लगभग 4 उप विभाग हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग जो भूगोलवेत्ता हैं वो फिर अलग अलग प्रकार से इसको विभाजन करते हैं। 5 उप विभाग हम लोग देखेंगे, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के आधार पर अलग अलग देखने को मिलता है। पहला उप विभाग इसके अंतर्गत आएगा महानदी शिवनाथ का दोआब या शिवनाथ महानदी का दोआब, जो भी आप बोले, महानदी शिवनाथ का दोआब। ठीक, महानदी शिवनाथ का दोआब। अब देखिएगा यहां पर शब्द आ रहा है दो आब। दो आब का क्या मतलब होता है? दो का मतलब तो दो होता है, दो तो दो होगा ना। आब का मतलब होता है, इसको नदी कहते हैं, नदी को जो है आब कहा जाता है। मतलब कि जैसे हम पर्यायवाची पढ़ते हैं ना, पर्यायवाची पर्यायवाची बोलेंगे, समानार्थी, समानार्थी या फिर पर्यायवाची बोला जाता है कि जो एक ही शब्द के अनेक शब्द निकलते हैं। ठीक, मेरी हिंदी काफी कमजोर है। ठीक, तो दो नदी, दोआब का क्या मतलब होता है? दो नदी। तो इसका पूरा मतलब निकलता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब। जैसे कि हमारे भारत में एक दोआब बड़ा फेमस है, गंगा यमुना का दोआब। ठीक, गंगा यमुना का दोआब। उसके बाद एक रायचूर का दोआब बड़ा फेमस है दक्षिण भारत में। ठीक, इसके बाद एक हमको देखने को मिलता है हमारे भारत में पंजाब, ये बना है पंज धन आब, पंज धन आब पंजाब। ठीक, पंज धन आब पंजाब, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक, ये भी ध्यान में रखोगे। फिलहाल हम लोग आते हैं दोआब में, और वो भी किसके दोआब में? महानदी शिवनाथ का दोआब या शिवनाथ महानदी का दोआब, जो भी करना उचित समझो। तो ये देखो, ये दोआब कहां बना है? तो वो क्षेत्र जो शिवनाथ और महानदी के मध्य का क्षेत्र है। अब जैसे कि मैंने नक्शे में यहां पर ड्रॉ किया हुआ है, यहां से लगभग ऐसे महानदी निकलती है, फिर इस तरह से कुछ वो प्रवाहित होती है। ठीक है ना, ऐसे कुछ प्रवाहित होती है इस तरह से, और ये जो है उड़ीसा में निकल जाती है। इसकी बात करें तो ये कुछ ऐसे निकलती है, ठीक है ना, ऐसे कुछ निकलेगी। बिलासपुर में नहीं जाएगी मेरे ख्याल से, नदी पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। अभी नदी को बस ऐसे ही देख लेना, नदी बताऊंगा तब इनको जो है और डिटेल में बताऊंगा किन किन जिलों से गुजरती है। तो देखना, ये हो गई शिवनाथ, ये पहाड़ बना लेते हैं। ठीक, ये हो गई शिवनाथ नदी, इस तरफ ये महानदी। ठीक, अब देखना, शिवनाथ और महानदी के जो बीच का क्षेत्र है वही क्या कहलाता है? शिवनाथ महानदी का दोआब। दोनों नदियां बड़ी है। शिवनाथ नदी की लंबाई की बात करें तो 290 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा है। ठीक, वही अगर हम महानदी की बात करें तो महानदी काफी लंबी है, 858 किलोमीटर कुछ पड़ती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो शिवनाथ की तुलना में कम है। भले यहां पर मैंने शिवनाथ को कम दिखाया है, लेकिन शिवनाथ इधर उधर आड़ा टेढ़ा हो करके बहती है ना, तो वो ज्यादा लंबी है। ध्यान रखना, ये मत समझना कि भाई यहाँ तो महानदी ज्यादा लंबी दिख रही है, ऐसे निकल के ऐसे जा रही है। एक काफी सारे जिलों को ये पकड़ती भी है, लेकिन जो शिवनाथ है वो इधर उधर से काफी ज्यादा प्रवाहित होती है, जिस कारण से इसकी लंबाई ज्यादा निकल करके आती है। तो इसके जो बीच वाला क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत रायपुर का एरिया आता है, दुर्ग का एरिया आता है, ठीक, तो इसी को बोला जाता है शिवनाथ महानदी का दोआब। ठीक, शिवनाथ महानदी का दोआब, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है। दोनों नदियों की जो जल धारण क्षमता है
वो बहुत ज्यादा है। तो इसके अंतर्गत रायपुर का क्षेत्र आ जाएगा, दुर्ग का क्षेत्र आएगा, बालोद का क्षेत्र आ जाएगा, बेमेतरा आ जाएगा, बलौदा बाजार, महासमुंद, धमतरी का एरिया इसमें आ जाएगा। ठीक, इन दोनों के बीच का क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा। तो बस इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस इतना ही याद रखना है। दूसरा, शिवनाथ पार का मैदान। शिवनाथ पार का मैदान। अब शिवनाथ पार का मैदान क्या होगा, तो देखना, ये तो हो गया हमारा शिवनाथ महानदी का दोआब। ठीक, अब शिवनाथ, ये शिवनाथ है, तो इसके पार का मैदान, शिवनाथ पार का मैदान, तो ये वाला जो भाग है ये कहलाता है शिवनाथ पार का मैदान, जिसके अंतर्गत आ जाएगा दुर्ग का क्षेत्र आ जाएगा, राजनांदगांव का क्षेत्र आएगा, कवर्धा का क्षेत्र आ जाएगा, खैरागढ़ छुई खदान का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना, बेमेतरा भी इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये शिवनाथ पार का मैदान, बस ये नाम जानना है और उतना कुछ खास इसमें नहीं है। अब देखते हैं अगला जो उपविभाग है, महानदी पार का संकरा मैदान। महानदी पार का संकरा मैदान। अब महानदी पार का संकरा मैदान मतलब ये वाला भाग, ये महानदी के पार वाला क्षेत्र। ठीक, महानदी के पार का संकरा मैदान। तो ये जो है ना, महानदी को जैसे इधर हम लोग क्रॉस करेंगे, इस पार आ जाएंगे महानदी के राइट साइड में, तो इस तरफ जो है जल्दी पहाड़ शुरू हो जाता है। कई स्थानों पर तो 13-15 किलोमीटर ही चौड़ा है महानदी पार का मैदान, फिर वो डोंगरी पहाड़ी वाला एरिया जो है शुरू हो जाता है। तो महानदी पार का संकरा मैदान, तो जिला आराम से पकड़ सकते हो। इधर थोड़ा सा धमतरी का भाग आ जाएगा, गरियाबंद का भाग आ जाएगा, महासमुंद का भाग आ जाएगा, वो बलौदा बाजार का भाग भी इसमें आ जाएगा ना, हल्का फुल्का। ठीक, तो ये हो जाएगा महानदी पार का संकरा मैदान। ठीक, कोई अलग खास चीज हमको इसमें ध्यान नहीं रखना है, बस हमको जो है थोड़ा सा जिला पकड़ना है और कुछ नहीं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बिलासपुर का मैदान। बिलासपुर का मैदान आराम से पकड़ सकते हो, बिलासपुर का मैदान। बिलासपुर का मैदान, ठीक है ना, बिलासपुर का मैदान। बस इसमें नाम बस ध्यान रखना है और कोई खास चीज नहीं है, उतना ज्यादा यहां से प्रश्न भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इसमें आ जाएगा आपका बिलासपुर आ जाएगा, थोड़ा सा जांजगीर चांपा का एरिया आ जाएगा, मुंगेली का एरिया भी इसमें आ जाएगा। ठीक, तो इतना हमको पकड़ना है बिलासपुर का मैदान। इसके बाद हम लोग देखेंगे हसदो मांड बेसिन। हसदो मांड बेसिन, तो हसदो मांड बेसिन पांचवा उपविभाग। हसदो नदी प्रवाहित होती है, हसदो मांड बेसिन। अब देखना, हसदो मांड बेसिन ये कहां पर है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा कोरबा का क्षेत्र आ जाएगा, रायगढ़ का क्षेत्र आ जाएगा, शक्ति का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक, और उस पर जांजगीर चांपा का क्षेत्र भी इसमें आ जाएगा। हसदो नदी जहां प्रवाहित होती है और मांड नदी जिधर प्रवाहित होती है, यहाँ पर जो नदियां हैं हसदो, मांड, केलो देखने को मिलता है। हसदो नदी ऐसे कुछ निकलती है ना, यहां से ऐसे निकालते हैं हम लोग, ऐसे कुछ निकलती है हसदो नदी। ठीक, उसके बाद मांड नदी यहाँ कहीं से निकलेगी सरगुजा से, ऐसे टाइप से वो प्रवाहित होगी। ठीक है ना, मांड नदी। ठीक, रायगढ़ में भी बहेगी थोड़ी सी मांड नदी, इधर से केलो नदी आ जाएगी ऐसे। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है हसदो और मांड के बीच का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, हसदो मांड बेसिन। ठीक, ध्यान रहेगा। अब यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये पूरा मैदानी भाग है, इसकी अगर हम समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो 200 से 300 मीटर ऊंचाई देखने को मिलती है समुद्र तल से, और पूरा ये प्लेन वाला भाग है, मैदान वाला भाग है। ऐसा नहीं है कि एकदम से ही सपाट मैदान है, हल्का फुल्का ऊंचा नीचा रहता है जमीन। ठीक, लेकिन जो उतना ज्यादा डोंगरी पहाड़ यहाँ पर नहीं है। ठीक, बड़े बड़े पहाड़ वहाड़ नहीं है, लेकिन एक पहाड़ हमको देखने को मिलता है, वो भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अकलतरा में। अकलतरा
यहां पर एक पहाड़ हमको देखने को मिलता है, दलहा पहाड़। दलहा पहाड़, ठीक, कहां पर? अकलतरा में हमें देखने को मिलता है दलहा पहाड़। ठीक, दलहा पहाड़ आप लोगों ने नाम सुना होगा, आगे भी काफी बार आएगा दलहा पहाड़। तो ये जो दलहा पहाड़ है, इसकी जो हाइट ध्यान रखना 760 मीटर। कितना? 760 मीटर। छत्तीसगढ़ के मैदान का सबसे ऊंचा भाग दलहा पहाड़। यहाँ पर मेला वेला भी लगता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर कब मेले का आयोजन किया जाता है। बड़ा फेमस जगह है दलहा पहाड़। और दलहा पहाड़ के विषय में कहा जाता है कि ये जो क्षेत्र है आसपास दलदली क्षेत्र था, ठीक, तो उसके कारण इसका जो नाम था दलदला रख दिया गया था, दलदला पहाड़, वही बिगड़ करके दलहा हो गया होगा, ये बोला जाता है। ठीक, तो दलहा पहाड़ ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ के मैदान का सबसे ऊंचा भूभाग है दलहा पहाड़। और महानदी बेसिन अगर बोलेगा ना, तब बदरगढ़ लगाना है। बदरगढ़, ये पूरे एरिया का बदरगढ़ है, यहां पर ऐसे पूरे एरिया का। अगर खाली बीच वाले भाग का सबसे ऊंचा भाग पूछा जाए तो वहां लगाओगे दलहा पहाड़ 760 मीटर। ठीक, तो आज के इस वीडियो को यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं, और अगले वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सीमांत उच्च भूमि की। और सीमांत उच्च भूमि वाला जो टॉपिक होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि वहां पर जो है ना पर्वत पहाड़ बहुत सारा है, तो उनको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से अधिकतर बनता है ना। ये सारा चीज जो है उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन दलहा पहाड़ को ध्यान में रखना। ठीक, तो अगला वीडियो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको आप लोग जरूर से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा, और जो भी अपने सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।